गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन भी बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, कोलिजन भी आगे आएगा। मैं कोलिजन भी लिख देता हूँ, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। या सिर्फ सेंटर ऑफ मास लिखा तो भी समझ में आएगा कि यही चैप्टर, सेंटर ऑफ मास। सर यस सर एक चीज पूछना है सर। वो जो बोलो। हम जब हम एफएस ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें जो डीएस यस के लिए एफ को कांस्टेंट लेते हैं ना, दैट इंटरवल छोटा वाला। हाँ, डीएस के लिए। सर वो मतलब वो जो ऊपर का जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है वो निग्लेक्ट कर देते हैं ना, जैसे इंटीग्रेशन में यस करते थे। यस। ओके सर, और अगर दोनों को वेरिएबल ले लिया फिर कैसे सॉल्व करेगी? किसको एफ और वेरिएबल ले लिए? एफ को भी वेरिएबल लेके वैसे। वैसा कभी कुछ होगा ही नहीं तो फिर वैसे क्यों सॉल्व करना है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अगर केस आएगा अरे तो। केस कैसे आ जाएगा यार? केस कैसे आएगा? मुझे पता होगा कि तुमको पता होगा केस आएगा। डीडब्ल्यू फाइंड करो ना यार, हर डीएस, एफडीएस, एफडीएस स्मॉल स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ पे। यस यस, इस कांस्टेंट डीएस ले के रहे। लिए अलग होगा, इस डीएस के लिए अलग होगा, इस डीएस के लिए अलग होगा। वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है। ऐड करते चलो। तो ऐसे ऐड करने से ज्यादा बेटर क्या होता है जब ऐसा एडिशन आता है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में? तो ऐसा ऐड नहीं इंटीग्रेशन। करने का होता है, क्या करता है? इंटीग्रेट करने का होता है, एफडीएस। और यहाँ जब लिमिट पुट करते हैं अपन, यहाँ लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, मतलब पूरा फंक्शन आ जा रहा है उसमें। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ फॉर वन स्मॉल डीएस वी कंसीडर एफ कांस्टेंट ना। मैं अरे बोल रहा मेरे हूँ। भाई, जब एफ कांस्टेंट कंसिडर किया तो एफडीएस आएगा क्या? यस यस, आप आगे क्या बोलना चाह रहे हो ये बोलो। मैं बोल रहा हूँ अगर वो छोटा इंटरवल के लिए उसको वेरिएबल लेते थे, अगर वेरिएबल लेंगे लेकर क्या करेंगे? फिर क्वेश्चन को कैसे सिंपल सॉल्व? करना है या टफ बनाना है? सिंपल करना है। तो सिंपल करना है तो सिंपल करो ना यार। ओके ओके। अंधेरी में रहते हो तो अंधेरी का वाटर पियो ना। क्यों जाना है चर्च गेट तुमको? नहीं, मुझे चर्च गेट से ही लाना है। ये काम क्यों कर रहे हो? जब बताया जा रहा है कि डीएस वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल मतलब ये है, वेरी स्मॉल का मतलब ये टेंडिंग टू जीरो, ये वाला है। तो इतने पार्ट के लिए फोर्स कांस्टेंट हो गया एफडीएस। अब पता है कि डायरेक्टली ऐसे थोड़ी फाइंड करते हैं अपन, इतना थोड़ी फाइंड करना होता है एरिया। जब भी होगा वो अगडन फाइंड करना होगा, एक इंटरवल लेना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? तो कंसिडर यस करेंगे सर। यहां से यहां तक, तो पूरे को ऐड करना है, पूरे को ऐड करना है तो इंटीग्रेट कर दिया, हो गया खत्म। कभी अच्छा क्वेश्चन में पूछा जाएगा, सुन लो पहले, कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्या, इसका एरिया फाइंड कीजिए, इसका वोगडन फाइंड कीजिए, इतने पार्ट का? किया है सॉल्व नो अभी सर, तक? नहीं नहीं नहीं। किया तो फिर क्यों वैसा क्वेश्चन आ रहा है? ओके। जब सॉल्व ही नहीं किया है तो क्यों आ रहा है? नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास, अब समझ लो एक बार कि सेंटर ऑफ मास एक्जेक्टली है क्या, राइट? फिर अपन डिफाइन कर लेंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक बॉल को मैं स्पिन करके अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता हूँ, राइट? एक बॉल को स्पिन करके मैं अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता हूँ, तो बॉल का मोशन कैसा होगा, राइट? अगर आप देखोगे स्पिन करके तो बॉल ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, इस टाइप से बॉल जाएगा, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, राइट? कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे बॉल स्पिन करते हुए जा रहा है ना, रोटेट करता हुआ जाएगा, ऐसा रोटेट करता हुआ आगे जा रहा है। बट अगर मोशन की बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि इसका मोशन किस टाइप का है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मोशन या टाइप्स ऑफ मोशन, तो आप इसके इसके मोशन, इसका मोशन क्या बोलोगे, कैसा मोशन है? एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, अरे अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो इसका मोशन कैसा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो इसका मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। तो अपने को क्या दिखेगा कि इसका मोशन स्ट्रेट लाइन है। जबकि बॉल जो है, इसका हर पॉइंट देखो, समझो,
इस बॉल का कि हर पॉइंट का पाथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बॉल जो स्पिन करके अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपन, उसका उसके हर पॉइंट का पाथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे अभी सपोज ये पॉइंट बॉल को प्रोजेक्ट किया है, ये पॉइंट अभी यहाँ पे है ए, कुछ टाइम के बाद जब ये बॉल यहाँ पे आएगा ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद जब बॉल यहाँ पे आएगा ए पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो है उसका जो पाथ होगा वो डिफरेंट होगा। पाथ क्या होगा, डिफरेंट होगा, कॉम्प्लिकेटेड पाथ होगा, उसका आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे उसके पाथ। बट इसका सेंटर देख लो, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे। जब ये बॉल यहाँ पे आएगा इसका सेंटर ऐसा होगा, जब ये बॉल यहाँ पे आएगा तो भी सेंटर ऐसा ही होगा। तो अगर इसके सेंटर को आप ज्वाइन करो तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मोशन उसका कैसा होगा, लीनियर। अपन क्या बोलते हैं, कैसा मोशन है, लीनियर मोशन है, वर्टिकली अपवर्ड मोशन है, राइट। तो यहां से अगर इसके मोशन को आप एनालाइज करेंगे तो इसका मोशन कैसा दिखेगा, लीनियर। तो बेसिकली इसके हर पॉइंट का मोशन लीनियर नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो हर पॉइंट का मोशन क्या डिफरेंट है, बट एक पॉइंट होगा सेंटर पे, है ना, उसका मोशन लीनियर है। उसका मोशन कैसा है, लीनियर मोशन। जैसे आप यहाँ पे देख लो, एक पार्टिकल को इसी डायरेक्शन में क्या किया, ये बॉल है, इस डायरेक्शन में क्या किया, इसको कोई वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ऐसा मान, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या थोड़ा सा स्पिन करके प्रोजेक्ट किया, स्पिन करके। तो ये रोटेट भी कर रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा, राइट। ऐसा रोटेट भी कर रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा, रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। तो इसका हर पॉइंट जो है वो, जैसे ये पॉइंट है अभी यहाँ पे, कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ये, राइट। कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ये। बट इसका सेंटर ऑफ मास देखो यहीं पे रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में मूव कर रहा है। सेंटर जो है, सेंटर ऑफ मास अभी मत बोलिए, सेंटर जो है वो इसी लाइन में मूव कर रहा है। और इसके मोशन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा तो क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन है, लीनियर मोशन है, राइट। मोशन, इस बॉडी का जो मोशन होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन, 1D मोशन। क्योंकि ये बॉडी तो इसी डायरेक्शन में जा रही है। अरे इसका, इस पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, उसका मोशन कैसा भी है, बट ये बॉडी तो इसी डायरेक्शन में जा रही है। इस बॉडी का जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे बॉडी के मोशन को जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो आपको क्या समझ रहा है कि इस पूरे बॉडी के मोशन को क्या करना है, आपको हर पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है। अगर मैं सिर्फ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर जो है, इस सेंटर के मोशन को अगर मैं कंसिडर कर लूं, इस सेंटर के मोशन को अगर मैं कंसिडर कर लूं, तो वो जो इस सेंटर का जो मोशन है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो मोशन है वही क्या कर रहा है, इस पूरे बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या कर रहा है, इस पूरे बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट जो सेंटर पे है वो क्या कर रहा है, इस पूरे बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन दो ये पॉइंट पॉइंट ए का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, फिर भी ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो इसका सेंटर भी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। बाकी कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जब मुझे इस बॉडी के मोशन को, जब इस बॉडी के मोशन की स्टडी करेंगे तो किसकी स्टडी करना है, अपने को इस पॉइंट के मोशन की स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है, इस पॉइंट के मोशन की स्टडी करनी, राइट। इसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूरे पूरे बॉडी के मास को एक पॉइंट मास अज्यूम कर लूं और कहां पे उसको प्लेस कर दूं, सेंटर ऑफ मास पे। कहां पे प्लेस कर दूं, सेंटर ऑफ मास पे। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर रहा होगा, वो उस पूरे बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अपन सेंटर ऑफ मास को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास कोई मास नहीं है, सेंटर ऑफ मास मास नहीं है, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट। ये क्या है, पॉइंट है। ये क्या है, पॉइंट है। ये क्या है, पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच the whole mass of a system can be assumed to be concentrated, can be assumed to be concentrated, right। तो लिखेंगे center of mass, it is a, it is a point, it is a point at which
It is a point at which the whole mass of a body, the whole mass of a body or system is assumed to be concentrated. Assumed to be center of mass. Center of mass क्या है? It is a point at which the whole mass of a body or system is assumed to be concentrated. Clear है? अब यहां से जैसे मैं रिंग लेता हूं, एक एग्जांपल के लिए मैंने पहले एक रॉड ले लिया, एक रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा? इसके सेंटर पे लाई करेगा। इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। कहां पे होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर। जैसे मैंने एक रिंग ले लिया, ये रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास बॉडी पे लाई कर रहा है, इसका सेंटर मास इसके बॉडी पे लाई नहीं कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके बॉडी पे लाई नहीं कर रहा है, उससे बाहर लाई कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है। यहाँ पे जो मास आएगा बॉडी पे, रिंग का जो मास होगा वो इस पे होगा ना यार, सर्कमफेरेंस पे होगा, इस पे मास होगा, यहाँ पे कोई मास थोड़ी है। बट सेंटर ऑफ मास इस बॉडी के आउटसाइड लाई कर रहा है, ये आउटसाइड, ऐसा नहीं कि सर ये तो इनसाइड दिख रहा है, इनसाइड का मतलब उसी बॉडी पे, राइट, इनसाइड द बॉडी, ये आउटसाइड है। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी पे लाई भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्या बोल सकते हैं अपन? सेंटर ऑफ मास COM में लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, साइड द बॉडी। नेक्स्ट मोशन होगा, उस पूरे बॉडी का मोशन होगा। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब मोशन ऑफ दिस पॉइंट, द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास is just like the motion of a single body, just like a motion of a single body or point mass or point mass or point mass। क्लियर है? अब इसको कैसे फाइंड करते हैं? इसका कुछ फॉर्मूला आता है। सेंटर ऑफ मास of a system of center of mass of a system of n discrete particles, discrete मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स, पॉइंट मास होगा डिस्क्रीट पार्टिकल्स, कैसा होगा? पॉइंट मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ n discrete particles, एक्स वाई जेड अज्यूम कर लीजिए, ये x है, ये y है और ये z है, x y z डिस्क्रीट पार्टिकल्स है, मास m1, कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं आप x1 y1 z1। इसी टाइप से मास m2, कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। इसी टाइप से mn, कोऑर्डिनेट xn yn zn। इन सबको मैंने क्या किया? एक सिस्टम अज्यूम कर लिया। क्या किया मैंने? एक सिस्टम अज्यूम कर लिया। एक सिस्टम अज्यूम कर लिया ऐसे, ये एक सिस्टम बन गया किसका? m1 m2 m3 mn, 1 मतलब m1 m2 m3 m4 mn ऐसा। तो एक सिस्टम अज्यूम कर लिया इसको। तो सिस्टम अज्यूम कर लिया है, तो पहले इसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर देखूं, इसको मैं r1 बोल देता हूं, इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा ये r2 हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो rn हो जाएगा, वैसे r3 r4 इस टाइप से ऐसा पोजीशन वेक्टर आ रहा है। मुझे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है,
ये पूरा एक क्या हो गया, सिस्टम। इस पूरे को अपन क्या बोल रहे हैं, सिस्टम। तो क्या करना है अभी, अभी एक पॉइंट अज्यूम करना है जहां पे इस पूरे बॉडी का मास लाई कर रहा हो। ये y है, ये x है, और ये z है। ऐसा सिस्टम था, राइट। मैंने यहाँ पे सपोज अज्यूम कर लिया कि ये सेंटर ऑफ मास है, टोटल मास यहीं पे लाई कर रहा है। अभी टोटल मास जो है यहीं पे लाई कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है xcm, ycm, zcm, xcm, ycm, zcm, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका rcm। ये क्या है, rcm। मतलब इस पूरे बॉडी के मास को m1, m2, m3, m4, m5, ये जितना डिस्क्रीट पार्टिकल्स है उन सब के मास को मैंने एक पॉइंट पे अज्यूम कर लिया, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, सेंटर ऑफ मास। इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोल रहे हैं, xcm, ycm, zcm, और इसको बोल रहे हैं rcm। और यहाँ पे जो मास आएगा ये टोटल मास आएगा, तो मैं mt बोल देता हूँ। mt क्या है, टोटल मास। टोटल मास, टोटल मास कहाँ पे है, इसी पॉइंट। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला आएगा। नोट कर लीजिए। सर आप वो थर्ड पॉइंट रिपीट कर सकते हो प्लीज? थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, द मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास इज जस्ट लाइक ए मोशन ऑफ ए सिंगल बॉडी। मतलब अभी यहाँ पे अगर अभी तो एक ही बॉडी कंसिडर किया ना, बहुत सारी बॉडीज होंगी, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेंगे और उसका जो मोशन होगा वो एक बॉडी के जैसा होगा ना। एक पॉइंट मास अज्यूम कर लिया सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को क्या अज्यूम कर लिया, एक पॉइंट मास। तो उस पॉइंट मास का जो मोशन होगा उस सिस्टम के इक्विवेलेंट हो जाएगा, सिस्टम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, द मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट हो गया, तो उस पॉइंट का मोशन कैसा है, एक बॉडी के जैसा, एक पॉइंट मास जैसा है। तो वही लिखा है, द मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास इज जस्ट लाइक ए मोशन ऑफ ए सिंगल बॉडी और पॉइंट मास। बहुत सारे, जैसे इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है सपोज, बट जब सेंटर ऑफ मास के मोशन को एनालाइज करेंगे तो ये एक सिंगल बॉडी की तरह, एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट होगा। ये इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे अपन, राइट। यस सर। वही लिखा हुआ है। सर ये नोट कर। वैसा ही है ना, ऊपर बॉल एक्सेस पे रोटेट हो रहा था, उसको ऊपर मतलब फ्री फॉल या फिर उसको ऊपर नहीं नहीं, प्रोजेक्ट वैसा किया? नहीं है, एक एग्जांपल लिया समझने के लिए, सिर्फ वैसा नहीं आएगा। नहीं नहीं, दैट वाज एन एग्जांपल। यस। कि हाँ, वो एग्जांपल लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ मास सिर्फ यही ऐसा ही होता है, नहीं। ऐसे ही एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास को कैसे आप एनालाइज करेंगे, एग्जांपल लिख लेना ये। सर तो मतलब बाकी पार्टिकल जैसे हीलिक्स में घूम रहे होंगे एंड सेंटर ऑफ मास विल गो इन लीनियर मोशन, दैट वे सर? हाँ, बाकी सब पार्टिकल्स कैसे भी घूम रहे होंगे, बट सेंटर ऑफ मास जो है पर्टिकुलर उसका मोशन होगा। जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये 1D मोशन कर रहा है, यस वर्टिकली सर। अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब 1D है, इसीलिए बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, राइट। यस सर। तो हर बार कंपलसरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें समझ में आ रहा है अपने को। सर बट हम पूरे बॉडी का मास वो सेंटर ऑफ मास पे, तो उसका रीजन क्या है? क्या, पूरे बॉडी का मास हम वो एक ही पॉइंट पे देते हैं सेंटर में, सेंटर ऑफ मास। उसका रीजन क्या है सर? मतलब वही पॉइंट पे हम लोग डायरेक्शन देखते अभी हैं तक उस करने का? अभी एक मिनट, अभी तक क्या बता रहा था। वो पॉइंट से हम लोग डायरेक्शन देखते हैं सर उसका। नहीं नहीं, अभी तक वो नहीं बता रहा था, इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा जब बताया जाए तो थोड़ा सुनना चाहिए। मैं क्या बोल रहा था कि देखो, इस बॉडी के मास को आप एनालाइज, इस बॉडी के मोशन को एनालाइज करो। जब ये बॉल को प्रोजेक्ट किया है तो ये बॉल का हर पॉइंट जो है वो या रोटेट कर रहा होगा, शिफ्ट हो रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, कैसा भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगा। बट इसके सेंटर का मोशन जब आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। कैसा दिखेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। और इस बॉडी का जो मोशन है वो भी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे भी देखो, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, बट सेंटर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और ये बॉडी भी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, राइट। ये बॉडी भी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है और इसका सेंटर भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। इसका मतलब है इस बॉडी का जैसा मोशन है
क्या इस पॉइंट का मोशन भी वैसा ही है क्या? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस बॉडी के मोशन को कंसिडर नहीं करके सिर्फ इस पॉइंट के मोशन को कंसिडर करूंगा तो उससे इस बॉडी के मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। यस सर। तो उसी पॉइंट को जिससे आप बॉडी के मोशन, पूरी बॉडी के मोशन को एनालाइज कर सकते हैं, उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। अगर आपने पूरे बॉडी के मास को उस पॉइंट पे रख दिया तो उस बॉडी का जो मास होगा उस पॉइंट के, उस बॉडी का जो मोशन होगा उस पॉइंट के मोशन के इक्विवेलेंट होगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस बॉडी, पूरे बॉडी के मोशन को एनालाइज करना कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक पॉइंट के मोशन को एनालाइज करना सिंपल है। इसलिए कॉन्सेप्ट आया सेंटर ऑफ मास। इसलिए कॉन्सेप्ट क्या आया? सेंटर ऑफ मास का। यहाँ तो एक पार्टिकल दिख रहा है, अभी बहुत सारे पार्टिकल्स आएंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा, तो उसमें हर बॉडी के मास मोशन को एनालाइज करना डिफिकल्ट होगा। बट अगर तुमने पूरे बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया और फिर उसके मोशन को एनालाइज करोगे तो वो इजी रहेगा। और आपको पता है कि वो उस पॉइंट का जो मोशन है, जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है, वो पूरे बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो इसलिए क्वेश्चन को ये थोड़ा सिंपल कर देता है। तो हम वो पॉइंट इसलिए को आया और concept center बॉडी of में mass। सर। सर तो उसकी प्रॉपर्टीज इक्विवेलेंट होती है इसलिए हम ऑल मास वहाँ पे कंसंट्रेट कर देते हैं यस ना उस। यस यस, ये सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक? सर ये नीचे आपने मतलब इरेगुलर स्टोन टाइप ड्रॉ किया ना, लॉट ऑफ पार्टिकल्स नहीं आर नहीं, समझो, इरेग्युलर नहीं, ये मास पॉइंट मास m1 है, ये m2 है, वैसे ही m3 होगा, m4 होगा, m5 होगा, अप टू mn, अप टू mn। तो इन सब पॉइंट मास का मैंने एक सिस्टम बना दिया, इसीलिए एक बाउंड्री से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, राइट? इन सबको वो क्या है ना, मान रहे हैं अपन? सिस्टम। बहुत सारे पार्टिकल्स है सिस्टम में, यस यस, तो मतलब लाइक ऑब्जेक्ट टाइप बन जाएगा ना ये वाला। हाँ। तो उसको, उस पूरे पार्टिकल को ऑब्जेक्ट नहीं समझो, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे, ऐसा पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, राइट? तो क्या किया, इसको एक बाउंड्री बना दिया और इस पूरे पार्टिकल को मैंने क्या अज्यूम कर लिया? एक सिस्टम अज्यूम कर लिया। अच्छा बीच में अभी स्पेस बस, है, एम्प्टी स्पेस है बीच में। यस यस ओके। यस, इसीलिए बोला है डिस्क्रीट। अगर स्पेस नहीं होगा तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, डिस्क्रीट नहीं होगा ये सर ओके। ना। तो एक पॉइंट मास यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा कहीं यहाँ पे होगा, ऐसे अप टू mn। तो इसको r1 अपन अज्यूम कर रहे हैं, ये r2 है, ये rn है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। तो इन सबको क्या किया, ये एक सिस्टम है, सिस्टम में एक पॉइंट अज्यूम कर लिया जहाँ पे पूरी बॉडी के मास को अज्यूम कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? एम्प्टी, टोटल मास एम्प्टी है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, इसका कोऑर्डिनेट xcm, ycm, zcm, यहाँ पे क्या लिखा है? zcm। और यहाँ से यहाँ तक जो इसका वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, वो है rcm। पोजीशन वेक्टर क्या है? rcm। सर तो मतलब डिस्क्रीट पार्टिकल्स का भी सेंटर ऑफ मास होता है, जरूरी नहीं एक्चुअली ये बॉडी होंगी। नहीं नहीं नहीं, कैसा भी, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है, कुछ भी है, हर किसी का सेंटर ऑफ मास आएगा। अच्छा ओके। तो अब देखो, ये मोशन अलग से कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, इन सब के मोशन को एनालाइज करना डिफिकल्ट है या नहीं? लेकिन मैं इन सबको हटा के एक सिंगल पार्टी, मतलब पॉइंट बना दूं जहां पे टोटल मास को अज्यूम कर रहे हैं, इसके मोशन को एनालाइज करना इजी है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट आया है सेंटर ऑफ मास। इसलिए कॉन्सेप्ट किसका आया? सेंटर ऑफ मास। सर तो हमको इससे जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा डिस्क्रीट वाले से, वो सब पार्टिकल्स का मोशन दिखा देगा हम लोग को। नोट करो, पहले तुम नोट करो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे हेडिंग ऐसे लिख दिया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन डिस्क्रीट पार्टिकल्स। नहीं मिलता तो हेडिंग क्यों यहाँ पे आता है ऐसा? अरे जो चीज होती नहीं तो मैं कुछ थोड़ी बताता हूँ यार, ऑब्वियस है ना यार।
सर यस सर। सर मतलब हम लोगों ने n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और उनको हम लोगों ने वन ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लिया है ना बस। राइट राइट। ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ से आरसीएम क्या होता है, अगर मुझे पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है उसका, तो आरसीएम का ऐसा फॉर्मूला आता है इसका कोई। यस सर आपने C1 पे मास क्या लिया था इसका लास्ट मास, वाले ग्राफ में सर? इसमें एमटी मींस टोटल मास, ओके सर। सबस्क्रिप्ट टी। तो आरसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। क्या हो जाता है, m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर के फॉर्म। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आरसीएम इक्वल्स टू m1 r1 m2 r2 है तो ये आ जाएगा सिग्मा mi ri वेक्टर i इक्वल्स टू 1 to n अपॉन सिग्मा mi 1 to n। यही क्या है, ये टोटल मास, यही क्या है, ये टोटल मास, राइट। इसको आप एमटी भी बोल सकते हैं। तो यहां से ये आ जाएगा। अगर एक्सीएम सिमिलरली, अगर मुझे एक्सीएम फाइंड करना होगा, कोऑर्डिनेट्स एक्सीएम फाइंड करना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn अपॉन प्लस m2 y2 प्लस mn yn बाय m1 प्लस m2 प्लस mn। तो यहां से क्या आ जाएगा, सिग्मा mi yi अपॉन सिग्मा mi अपॉन सिग्मा my। ZCM क्या हो जाएगा, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। तो ये जाएगा सिग्मा mi zi अपॉन सिग्मा mi, सिग्मा mi zi अपॉन सिग्मा mi। तो ये ZCM हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ZCM आ जाएगा, राइट। जैसे मैं यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, ये है, और यहाँ पे एक मैंने रिंग ले लिया, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा हूँ। अब किसी ने क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दिया, ये ऐसा था, ये यहाँ पे है, किसी ने यहाँ पे ले लिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी ने यहाँ पे ले लिया। तो मुझे ये बताओ, एक्स वाई था, ये एक्स वाई, ये एक्स डैश वाई डैश एक्स डैश, यहाँ पे क्या है, ये एक्स वाई है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा शिफ्ट कर दिया, राइट, यहाँ से यहाँ पे कर दिया। तो अभी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तो यही रहेगा, रिंग। मुझे बताओ, क्या ये सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है क्या? नो सर। नो सर। है ना। तो ये बॉडी के रेस्पेक्ट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो होगा वो बॉडी के रेस्पेक्ट में वहीं पे होगा जहां पे पहले था। हाँ, लाइक इसके उसका कोऑर्डिनेट्स चेंज होगा। यस, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, बट इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, राइट। यस सर। अब ये बताओ, अगर कोई इस पे इंटरनल फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स की वजह से क्या कोई नेट मोशन आ सकता है बॉडी का, नेट मोशन? नो सर। इंटरनल फोर्स की वजह से कभी नेट मोशन नहीं आता, कभी बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर सकती है, राइट। यस सर। तो अगर ये मूव नहीं कर रही है, इंटरनल फोर्स की वजह से मूव ही नहीं कर पाएगी, तो क्या इसका पोजीशन चेंज हो सकता है क्या, सेंटर ऑफ मास का? नो सर। चेंज नहीं हो सकता है। बट क्या एक्सटर्नल फोर्स इसके पोजीशन को चेंज कर सकता है? हाँ सर। नो सर। है ना, नहीं, पोजीशन को चेंज करेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए समझिए, एक बॉडी दिख रही है इसीलिए आपको लग रहा है, जैसे ये एक पार्टिकल लिया, एक पार्टिकल यहाँ पे लिया, राइट। यस। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, सपोज मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, ये इसका सेंटर ऑफ मास, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, ये m1 है, ये m2 है, इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे आ रहा है। अभी अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया मैंने इस पे, सपोज यहाँ पे F लग रहा है, एक्सटर्नल है,
और ये रेस्ट में ही है, ये मोशन नहीं कर रहा, ये रेस्ट में। तो क्या यहाँ से थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया और यहाँ पे ये बॉडी तो यहीं पे रहेगी, ये M1 है, ये M2 है, क्या इसका सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं पे होगा? नो सर, आगे बढ़ थोड़ा जाएगा। थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा तो वो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है उसको चेंज कर सकता है, राइट? यस सर। बट इंटरनल फोर्स चेंज नहीं कर सकता है। इसका मतलब अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दूं तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी जीरो। यस। If external force is zero, then change in position of center of mass would be zero, right? तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ पॉइंट्स जो है वो कॉपी करते हैं, अपन नोट करते हैं, इसको नोट करिए। सही, आपने वो फॉर्मूला डिराइव कैसे किया? डिराइव नहीं किया, ये पहले से डिराइव है। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर डिराइव है ना, वैसे ही डिराइव है ये। ओके। इसको डिराइव नहीं कर पाएंगे अपन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आया ये फॉर्मूला। ओके सर। So what is I over here? अरे आई का सिग्मा लिख दिया ऐसा mi, और यहाँ पे क्या लिखा है i इक्वल्स टू 1 to n। इसका मतलब क्या होता है, i चेंज होता रहेगा, कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, 1 to n मतलब m1 प्लस m2 ओके प्लस m3। इसका मतलब ये है। ओके सर। सर वो दोनों जो बाकी तीन फॉर्मूला लिखा है उसमें भी I1 to N होगा ना? यस, यहाँ पे मैंने लिख दिया तो वो समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, वो क्लियर होना चाहिए। सर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल हो जाएगा यहाँ पे। नॉर्मल की वजह से इसको ये मोशन कर सकता है क्या यहाँ? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, लाइक मोशन नहीं कर सकता, सेंटर मास चेंज हाँ, नहीं होगा तो इंटरनल ना? तो जब मोशन ही नहीं करेगा तो कैसे चेंज होगा ये बताओ ना। हाँ नहीं होगा चेंज, तो वो इंटरनल फोर्स है या नहीं? इंटरनल फोर्स कैसे होगा? इंटरनल फोर्स जब अर्थ को आप सिस्टम अज्यूम करोगे तो इंटरनल फोर्स होगा। दिस बॉडी प्लस अर्थ, दिस बॉडी प्लस अर्थ, तब इंटरनल यस फोर्स होगा। यस। अगर सिर्फ बॉडी को अज्यूम कर रहे हैं तो इंटरनल फोर्स थोड़ी होगा। अच्छा ओके। हाँ, बट एक्सटर्नल फोर्स तो mg भी है, नॉर्मल भी है, वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, जीरो होगा हमेशा वो। यस। mg तो को यहाँ पे नॉर्मल, इंटरनल कौन सा हो सकता है? क्या चीज? इस ये केस में जो आपने ड्रॉ किया वहाँ कोई पे नहीं है, इंटरनल? इंटरनल फोर्स कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके। इंटरनल फोर्स का मतलब तो होता है कि इस बॉडी के अंदर जो फोर्स लग रहा होगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो होगा इंटरनल फोर्स। बट अगर आप दो पार्टिकल को इसके बीच कंसिडर कर रहे हो तो वो सिस्टम के अंदर है ना, जब सिस्टम के अंदर होता है तो वो पूरा इंटरनल फोर्स हो जाता है। यस सर। नोट करके लिखेंगे, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास does not depend on Cartesian coordinate system. Second point, internal forces
internal forces do not change the position of center of mass. Third, external forces can change the position of center of mass. अब देखो यहां से, if F external is 0, then delta RCM would be 0. Change in position of center of mass. Change in position of center of mass. Similarly, F external मतलब net force लिख रहे हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सिग्मा एफ एक्स इज 0. अगर x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, देन डेल्टा एक्सीएम वुड बी 0. If sigma fy is 0, then delta ycm would be 0. If sigma fz is 0, then delta zcm is 0. Right? Next लिखेंगे center of mass of two particle system. Center of mass of two particles system. Two particle system. दो पार्टिकल है, एक यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे. राइट? इसके कोऑर्डिनेट्स को, इसका जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो r है. सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स क्या दिया हुआ है? r. मास m1 और m2 है. मास क्या है? m1 एंड m2. तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई कर रहा है. सपोज ये इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये डिस्टेंस मैं अज्यूम कर लेता हूँ m1 से डिस्टेंस r1 है, और m2 से डिस्टेंस जो है वो r2. वो क्या है? m1 से जो डिस्टेंस होगा वो क्या है? r1, और m2 से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है वो r2 है. बेसिकली r1 प्लस r2 की वैल्यू यहाँ पे है क्या? r. इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ. राइट? अब यहां से देखिए, मुझे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है सेंटर ऑफ मास, तो कहीं पे अज्यूम कर सकते हैं. मैं इसी को अज्यूम कर लेता हूँ. लेट्स से ये x है और ये y है. इसका मास m1 है, ये m2 है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है. अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसको ओरिजिन पे अज्यूम कर लिया 0 0. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये डिस्टेंस r है, r0. सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये डिस्टेंस कितना है? r1 0. राइट? x कोऑर्डिनेट क्या है? r1. तो अगर मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? xcm इक्वल्स टू m1 x1 प्लस, दो पार्टिकल है तो m2 x2 बाय m1 प्लस m2. अब xcm जो है वो सेंटर ऑफ मास का वो r1 है. वो क्या है? r1. m1 x1 की वैल्यू 0 है, x1 क्या है? 0, प्लस m2 x2 की वैल्यू क्या है? r अपॉन m1 प्लस m2. m1 प्लस डिवाइड कर दिया m1 प्लस m2. नोट कर लीजिए. नेक्स्ट पेज में यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या आता है. सर ये तो सेक्शन फॉर्मूला की तरह है ना? क्या सर वो जो नीचे आपने फॉर्मूला लिखाया, रिलेट कर सकते हैं. सेक्शन एग्जैक्टली वही है, उसी से आप रिलेट कर सकते हैं. ओके सर. है ना? Sir, external forces can change the position of center of mass only when there are two bodies, ना? Like एक रिंग होगा तो उसको मूव किया तो उससे तो ना चेंज होगा. ऐसे भी चेंज कर सकता है ना एक्सटर्नल फोर्स. अगर उसके शेप में चेंज कर देगा तो चेंज हो जाएगा ना फिर. हाँ यस सर. है ना? और External इंटरनल फोर्सेस रिंग में जैसे टेंशन है वो सब कैंसिल हो जाते हैं इसलिए. क्या एक्सटर्नल फोर्स? क्या बोल रहे? फिर से रिपीट करो. लाइक सपोज हॉलो रिंग है, उसमें टेंशन है, वो
इंटरनल फोर्स है वो कैंसिल हो जाता है हाँ तो राइट ना, कोई भी एक सेक्शन कंसिडर करो ना, कोई भी एक सेक्शन कंसिडर करो ना, तो टेंशन उस साइड भी आएगा और उस साइड भी आएगा, राइट। जैसे कैंसिल एक हो रिंग ले जाएगा। लिया, रिंग ले लिया, इतना सेक्शन कंसिडर किया, तो जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे टेंशन इस साइड आएगा, इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे टेंशन इस साइड आएगा। ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, हमेशा जीरो आएगा, हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके। और एक्सटर्नल फोर्सेस शेप वो सब चेंज होने पे वो सब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से चेंज हो सकता है। ओके। सर वो सिग्मा एफ वाई को हम एफ नेट वाई लिख सकते हैं ना? अच्छा सिग्मा, एफ वाई को एफ नेट वाई लिख सकते हैं। यस यस यस। डन तो सर। ये m1 इंटू जीरो आ जाएगा, और ये m2 इंटू आर बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से r1 की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पे r1 की वैल्यू क्या आ रही है अपने को, r1 इज m2 r बाय m1 प्लस एंड अगर इक्वेशन 1 से क्या है, r1 प्लस r2 इक्वल्स टू r, कहाँ से आई है, फ्रॉम वन। तो यहाँ से r1 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए m2 r बाय m1 प्लस m2 प्लस r2 इक्वल्स टू r। तो r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, r माइनस m2 r बाय m1 प्लस m2, एलसीएम ले लीजिए। तो r2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी m1 r प्लस m2 r माइनस m2 r अपॉन m1 प्लस, राइट, ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से r2 की वैल्यू क्या हो जाती, m1 r बाय m1 प्लस बाय m1 प्लस। तो यहाँ से क्या समझा कि अगर दो पॉइंट मास है, ये m1 है ये m2 है, इसका सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे आ रहा है, ये डिस्टेंस r1 और ये डिस्टेंस r2 एंड टोटल डिस्टेंस r। तो जब आप r1 फाइंड करेंगे, किससे डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं आप, m1 से। m1 से किसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का r1। तो r1 की वैल्यू के लिए देखो क्या आ रहा है, m2 आ रहा है यहाँ पे। r1 जब आप फाइंड कर रहे हो तो क्या लिख रहे हो, m2। यहाँ से m1 से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो मास किसका आएगा, m2 का है। मास किसका आएगा, m2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 इनटू टोटल डिस्टेंस r, इनटू टोटल डिस्टेंस r। एन r2 की अगर आप बात करो, एन r2 की वैल्यू क्या आ जा रही है, देखो अब यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो मुझे इसका मास लिखना पड़ेगा, r2 इक्वल्स टू m1। तो यहां से r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 बाय टोटल मास m1 प्लस m2 इनटू टोटल डिस्टेंस r। तो अगर मुझे यहां से डिस्टेंस फाइंड करना है m1 से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मुझे m2 लिखना पड़ेगा। अगर मुझे m2 से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो m1 लिखना पड़ेगा। क्लियर होना चाहिए, राइट। अब यहां से अगर मैं डिवाइड कर दूं ना, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं r1 बाय r2, देखो ये तो r बाय दिस कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा m2 बाय m2 बाय m1, राइट। तो यहां से क्या लिखोगे आप, m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2,
m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2, राइट। तो यहां से m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2 आ गया है। तो आप बोल सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, इफ m1 is greater than m2, if m1 is greater than m2, then r1 would be less than r2, right। अगर मास ग्रेटर होगा तो इसका r1 लेस होगा, मास लेस होगा तो r1 ग्रेटर होगा, तभी तो दिस इक्वल्स टू दिस होगा। इफ m1 is greater than m2, then r1 is less than r2। तो अब देखो मास ग्रेटर है तो इसका r1 लेस है, मतलब अगर ये ग्रेटर वैल्यू होगी तो ये वाली वैल्यू इससे लेस होगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किसके टुवर्ड्स होगा, हेवियर मास के टुवर्ड्स। सेंटर ऑफ मास किसके टुवर्ड्स होगा, हेवियर मास के टुवर्ड्स होगा। तो हमेशा क्या होता है, सेंटर ऑफ मास इज nearer, center of mass is nearer to the particle having larger mass, to the particle having larger mass। अगर m1 की वैल्यू m2 के इक्वल हो गई, if m1 इक्वल्स टू m2, सेंटर में तो सेंटर पे लाई The करेगा, center राइट। of both bodies. यस, r1 इक्वल्स टू r2 हो जाएगा, दैट इज सेंटर ऑफ मास lies midway between the two particles, of equal masses। अगर इक्वल मास है तो मिडवे मतलब सेंटर पे लाइन है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। Sir, यस सर। since the center of mass is the same, since the center of mass is equidistant from the points, can the points be considered a system? सिस्टम नहीं कंसिडर करेंगे, सेंटर ऑफ मास मतलब अगर वहां पे है इसका मतलब सिस्टम नहीं, पूरे सिस्टम को अज्यूम कर लेंगे एक पॉइंट, देन इन दैट केस होल सिस्टम इज अज्यूम टू बी अ पॉइंट मास। सर कैन यू शो सिस्टम अज्यूम रिवर्स नहीं करना है, सिस्टम को अज्यूम करना है। सारी बात समझ। Yes, sir. जैसे ये मास है तो आप इस पूरे मास को अज्यूम कर रहे हो एक सिस्टम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या करोगे, जैसे साइड में लिख रहा हूं, आप क्या करोगे, जैसे ये मास है लेट्स से m1 और ये मास m2 है, इन सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 एंड m2 वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो आप क्या करोगे, इन सबको हटा दिया, एक पॉइंट मास अज्यूम कर लिया और उसका मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसका जो मोशन होगा इस पॉइंट का, वही मोशन इस पूरे सिस्टम का होगा। क्लियर है। Yes, sir. सर सपोज m1 मास राइट जा रहा है, m2 लेफ्ट में, फिर cm कहाँ पे जाएगा? तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे सीएम किस डायरेक्शन में जाएगा, वो डिपेंड करेगा उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ना, किस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, क्या जा रहा है। अच्छा ओके हाँ, अभी रेस्ट पे है, मोशन करेगा तो देखेंगे उसको वो किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसा जा रहा है। सर वो कोऑर्डिनेट्स वाले फॉर्मूला थे, वी नीड टू रिमेंबर दोस। कोऑर्डिनेट्स वाला लर्न करना पड़ेगा। ओके m1 x1 प्लस m2 x2।
हम देखो यहाँ से XCM अगर मैं लिखूं, XCM क्या होगा, M1 X1 प्लस M2 X2 बाय M1। 2 पार्टिकल्स के लिए ले रहे तो ये आएगा, 3 पार्टिकल्स होगा तो X3 आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसको चेंज में लिखूं, चेंज हो रहा है सपोज सेंटर ऑफ मास, तो डेल्टा XCM इक्वल्स टू, मास में तो चेंज कोई होगा नहीं, x में ही चेंज होगा, तो डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 अपॉन M1 प्लस M2। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर कहीं पे सेंटर ऑफ मास या पार्टिकल जो M1 M2 मूव कर रहा है, तो उस केस में आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या है, चेंज इन XCM, राइट। ये डेल्टा x1 क्या है, चेंज इन x कोऑर्डिनेट ऑफ M1, चेंज इन x कोऑर्डिनेट ऑफ M1, x कोऑर्डिनेट ऑफ M1। ये क्या है, चेंज इन, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ना XCM का। x कोऑर्डिनेट, यस, x कोऑर्डिनेट ऑफ M2। तो आप ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा XCM। सिमिलरली, यस सर। अरे यार पता नहीं क्या चल रहा है, नेट तो पता नहीं सही है, इतना में आना Now चाहिए। it's okay, sir. Now it's Similarly, delta YCM is M1 delta Y1 plus M2 delta Y2 upon M1 plus M2, and delta ZCM is M1 delta Z1 plus M2 delta Z2 upon M1 plus M2। ये हो जाएगा। ये जब भी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगा तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, तब ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक है मास मोमेंट, मास मोमेंट, मास मोमेंट। तो मास मोमेंट क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस। जैसे अगर कोई एक मास यहाँ पे है और मुझे ए पॉइंट के अबाउट इसका मास मोमेंट चाहिए, सपोज ये आर है, ये वेक्टर आर है, तो मास मोमेंट ऑफ मास एम अबाउट पॉइंट ए, तो ये होता है मास इनटू डिस्टेंस। जहां पे मोमेंट आता है ना, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ होता है, आर एफ। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम आर इंटू पी होता है। जहां पे मोमेंट आ जाएगा मतलब डिस्टेंस आएगा, तो मास मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए। तो आप क्या लिखोगे इसको, मास इंटू डिस्टेंस, एम इंटू वेक्टर आर, एम आर। क्या लिख दिया, एम आर, मास मोमेंट ये होता है। अब मैं अगर टू पार्टिकल सिस्टम कंसिडर करता हूँ, 2 पार्टिकल सिस्टम, इसका मास m1 है, ये m2 है, ये सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस r1 और ये डिस्टेंस r2। तो अगर मैं मास मोमेंट फाइंड करूं, मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट, इसके अबाउट मास मोमेंट फाइंड करना है। तो देखो दोनों तो x डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस x में ही है, ये भी x में ही है, बट ये पॉजिटिव x में है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये नेगेटिव x में है। तो इसको आप लिखोगे m2r2 प्लस m1 माइनस r1 तो क्या हो जाएगा, m2r2 माइनस m1r1। इसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस आप प्लस आई कैप लिखोगे वेक्टर के टर्म्स, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखा, जैसे आर वेक्टर लिखा तो r2 को वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे प्लस आई कैप के साथ आएगा, और r1 को लिखा तो माइनस आई कैप के साथ आएगा, इस साइड है तो इसीलिए सर, माइनस आया था। यस सर नहीं समझा ये आप क्या बोल रहे? ये समझा, मास मोमेंट m इंटू आर होता है, हाँ वो समझा सर। वो समझा। तो इसके अबाउट अगर इसका मास मोमेंट फाइंड करेंगे तो ये r इस डायरेक्शन में, वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं ना इसको, वेक्टर है ना m इंटू आर वेक्टर, ओके सर, इस अंडरस्टूड। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, ये डायरेक्शन r का इस डायरेक्शन में, r2 इस डायरेक्शन में, r1 इस डायरेक्शन में, तो ये अगर पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना यार, यस सर, अंडरस्टूड। तो वही लिखा m2r2 प्लस m1 माइनस r1, तो m2r2 माइनस m1r1। तो ऑल्सो अपने को क्या पता है,
टू पार्टिकल सिस्टम में अभी जस्ट पढ़ा है m1r1 इक्वल्स टू m2r2, राइट? m1r1 इक्वल्स टू m2r2, हेंस मास मोमेंट क्या आ जाएगा? मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? m2r2 माइनस 0. m2r2, इसको इक्वेशन 1 मान लो, फ्रॉम 1 तो 0 आ जाएगा, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम का अगर मुझे मास मोमेंट फाइंड करना है, किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट फाइंड करना होगा तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 0। हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो बस यही पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना था कि द समेशन ऑफ मास मोमेंट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0। सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मास मोमेंट आएगा सिस्टम का, जितने भी पार्टिकल्स है उसमें, उसका मास मोमेंट जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। नोट कर लीजिए, उसके स्टेटमेंट को अपन देख लेते हैं। नोट कर लो पहले से। सर सर हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस ले रहे हैं ना, इसलिए आई कैप एंड यस माइनस यस यस, सेंटर ऑफ मास को ही रेफरेंस, उसी के अबाउट फाइंड कर रहे हैं ना, तो जिसके अबाउट फाइंड करेंगे उसी को रेफरेंस लेंगे ना यार। अच्छा ओके सर। और मास Yes. मोमेंट का इंग्लिश में लाइक मीनिंग क्या होता है? फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन उसका नहीं मीनिंग नहीं, क्या कोई होता है? उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ आप उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे एमआर है तो आप इससे पोजीशन को आप डिसाइड कर सकते हैं। मतलब एमआर है ना, जैसे अगर ये सेंटर ऑफ मास है, राइट? ये सेंटर ऑफ मास, कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, कोई एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो आप सिर्फ ये रिलेट कर सकते हैं कि इसका मास मोमेंट जो है ग्रेटर है, तो थोड़ा उससे आप ये सब पोजीशन को थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं कि इसका पोजीशन क्या होना चाहिए, इसका पोजीशन क्या होना चाहिए, सिर्फ ये एनालाइज कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा ओके। तो नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे अपन, द समेशन ऑफ mass moments of all points of a system about center of mass is always 0, is always 0। हमेशा क्या होता है? क्या होगा? 0 होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। वन kg, 2 kg, x equals to 0, x equals to 3 meter. Find the position of center of mass of a given system. Find the x coordinate of center of mass of a given system.
Find the x coordinate of center of mass of a given system. वन kg, 2 kg, x equals to 0. सिंपल है, कुछ तो है नहीं. x equals to 3 मीटर, तो कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो यही x कोऑर्डिनेट होगा, राइट. xcm. y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, तो यही xcm है. r1 xcm क्या है, r1 है ना, तो r1 equals to m2 into r upon m1 plus m. यही वैल्यू क्या है, xcm equals to m2 is 2 into r की वैल्यू कितनी है, 3 upon 1 plus 2, तो क्या आ जाएगा, 2 मीटर. क्या आ जाएगा, 2 मीटर. यस. नेक्स्ट, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इसके कॉर्नर पे यहाँ पे मास रख दिया है, यहाँ पे एक मास है और यहाँ पे एक मास. m m m. ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल है. ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सेस ले लेता हूँ बिकॉज सबका एक ही आंसर है. कोऑर्डिनेट्स में आंसर जो है वो एक ही है. पोजीशन तो वैसे भी सबका सेम आएगा, बट कोऑर्डिनेट्स भी सेम आए, इसलिए मैंने एक्स वाई यहाँ पे अज्यूम कर लिए. ठीक है, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा. फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, राइट. ये x है, ये y है, तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 0 हो जाएगा. इसका लेंथ एल अज्यूम कर लेना यार, वरना फिर कैसे फाइंड कर पाओगे. एल एल एल, तो लेंथ एल. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, L0, राइट. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका कोऑर्डिनेट, ये तो l/2 हो जाएगा जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, l/2. और ये डिस्टेंस कितना होता है, √3/2. नहीं है तो फाइंड कर लो. ये l है और ये l/2 है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपको, राइट. ये डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं. तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा, एक तो यहाँ से यहाँ तक l/2 है, ये y कोऑर्डिनेट है l/2, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी √3 l/2. क्लियर है. इसका कोऑर्डिनेट l/2 और √3 l/2, मास m है. तो xcm अगर मुझे फाइंड करना होगा, xcm कैसे फाइंड करेंगे, xcm हो जाएगा m1 x1 m into 0 प्लस m into l प्लस m into l/2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. ये हो जाएगा 3 ml प्लस ml/2, 3 ml/2, और यहाँ से 3m.
3m से 3m जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो गया l/2, x कोऑर्डिनेट क्या आ गया l/2, राइट। नोट कर लो इतना पहले आप। y कोऑर्डिनेट इसका क्या आ जाएगा, YCM क्या हो जाएगा m इंटू 0 प्लस दूसरे का भी m इंटू 0, थर्ड का है m इंटू √3 l/2 अपॉन टोटल मास m प्लस m प्लस m। तो यहाँ से YCM क्या आ जाएगा इसका √3 ml/2 इंटू 3m, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 l/2 इंटू 3, √3 से √3 जाएगा ये हो जाएगा 2√3। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा आपका, x कोऑर्डिनेट है l/2, y कोऑर्डिनेट है l/2 √3, यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, राइट। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे ऑल्टरनेटिवली, एक बार आप समझ लीजिए फिर नोट कर लें। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, कोई कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मास m है, ये m और ये m, राइट, इक्वल मास। इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो दो पार्टिकल है, इस दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, राइट, l/2 पे लाई कर रहा होगा, ये भी l/2, ये भी l/2। तो इन दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो पहले इन दोनों का फाइंड कर लो, फिर इसके साथ कंबाइन कर लेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये मास m है, एक मास यहाँ पे है 2m का, अभी मास इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे तो 2m, और ये डिस्टेंस अपने को पता है l/2, ये l है, नहीं है तो फाइंड कर लो, अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, राइट। ये क्या हो जाएगा l² माइनस l²/4, तो यहाँ से आ जाएगा √3 l/2। तो ये डिस्टेंस कितना है √3 l/2। अपने को पता है कि अब ये पॉइंट मास है, ये भी पॉइंट मास है, इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई कर रहा हो, तो टोटल बॉडी का इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ। इसका x कोऑर्डिनेट पता है, इस लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट तो l/2 होगा ना यार। y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यही है y कोऑर्डिनेट, इसको मैं r1 अज्यूम कर लेता हूँ, यही y कोऑर्डिनेट, और ये टोटल डिस्टेंस अपने को पता है 3l/2 है। तो r1 की वैल्यू क्या होगी, r1 अगर फाइंड करना होगा, इससे फाइंड कर रहे हैं तो ये मास लिखेंगे अपन m अपन टोटल मास लिखेंगे m + 2m इनटू टोटल डिस्टेंस √3 l/2। तो यहाँ से r1 की वैल्यू क्या आ गई, m/3m इंटू √3 l/2, m से m कैंसल आउट हो गया, √3 से √3 में जाएगा, ये l1 की वैल्यू हो जाएगी, r1 इज l/2। तो फिर से सेंटर ऑफ मास क्या आ गया अपना, x कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट ये होगा, y कोऑर्डिनेट ये होगा, y कोऑर्डिनेट आपका r1 है, तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा l/2 √3। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते, पहले इन दोनों का फाइंड कर लिया, फिर उसके साथ इसका फाइंड कर लिया, आंसर ये क्लियर है, नोट कर लीजिए आप। √3 l/2 नहीं समझा क्या, √3 l/2 कैसे आ रहा है, ये ऐसा है, यहां से यहाँ ये l/2 है, ये l है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है ना, इसको h मान लो साइड में, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ये तो 90 डिग्री है, तो l² माइनस l²/4। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4l² माइनस l², राइट। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है अपने को,
3l² 4। तो देखो l² तो l बाहर आ जाएगा, 4 है तो 2 जाएगा, तो √3l/2, √3l/। तो वहीं से ये आया है। नहीं आ रहा था समझ में √3l/2, तो साइड में ये कॉपी कर, ठीक है, समझ जाए। तो जो आपने पहले नीचे का फाइंड किया फिर कंबाइन कर दिया वैसे ही। यस, पहले इन दोनों का फाइंड कर लिया, फिर उसके साथ इसका फाइंड कर लिया, यही फाइनल आंसर होगा। XCM यहाँ पे इसी लाइन पे लाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास, मतलब XCM तो l/2 होगा। YCM फाइंड करने के लिए यहाँ से आएगा, ये होगा YCM। ओके सर। स्क्वायर है और इसके कॉर्नर पे मास रखती है m m m। x y, ठीक है, ये ऑरिजिन है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा कर लो, इसको 2m करो, नहीं तो डायरेक्ट कर लोगे 3m, इसको 4m लिख लो, ठीक है। m 2m 3m, m 2m 3m 4m लिखो, नहीं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा m 2m 3m 4m। वरना डायरेक्ट आंसर कर दोगे तुम। कहाँ पे देखो, यहाँ पे किसको डाउट है यार, समझ लीजिए क्या है। कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए XCM m1 x1, मैं इसको x1 अज्यूम कर रहा हूँ, m1 x1, m1 इंटू 0, इसको x2, m इंटू x2 क्या हो जाएगा l, m3 x3 क्या है l/2, m इंटू l/2 ऑन टोटल मास। सर तो m इंटू 0 तो 0 हो जाएगा ना। हाँ, तो सर बचा तो 2m ही है, तो आपने यहाँ पे 3ml लिया है। ओके, तुम्हारा ये डाउट है क्या? यहाँ पे देखो, ये ml है और ये ml/2 है, अच्छा सर, ml हाँ प्लस
समझा ml सर। by 2/3m, ऐसा है ना? हाँ तो सर ये हाँ। L, समझा क्या अभी? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो 3 ml/2 लिखा है। L/2 7L/10, करेक्ट, राइट। कोऑर्डिनेट से ही कर लेते हैं अपन। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? L0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये L है, ये L है, L L। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 L। x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा इसका। तो XCM लिखोगे तो क्या आएगा? M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस M4 x4 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो XCM की जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी? M इंटू 0 प्लस 2M इंटू L प्लस 3M इंटू L प्लस 4M इंटू 0 बाय M प्लस 2M प्लस 3M प्लस 4M। XCM क्या हो जाएगा आपका? 3ml प्लस 2ml 5ml। ये 0 अपॉन 10ml 10m। तो XCM की वैल्यू आपको आ गई L/। YCM क्या आ जाएगा? M1 Y1 तो M इंटू 0 प्लस 2M इंटू 0 प्लस 3M इंटू L प्लस 4M इंटू L अपॉन टोटल मास M प्लस 2M प्लस 3M प्लस 4M। तो यहाँ से YCM की वैल्यू क्या आ जाएगी? YCM इज ये 0 ये हो जाएगा 3ml प्लस 4ml 7ml/10m। तो यहाँ से YCM क्या आ गया आपका? 7L/10। 7L/10 मतलब सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ मास हो जाएगा L/2 7L/2 7L/। L/2 and 7L/, सॉरी 2 नहीं 10, 7L/10 7L/10। x कोऑर्डिनेट L/2 आएगा, y कोऑर्डिनेट 7L/10 आएगा। तो ये डिस्क्रीट वाले क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। सिर्फ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना होगा, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 इस टाइप से अपन टोटल मास ऑन Sir, टोटल can you मास। fill upper part?
डन। टू kg 4 kg ऐसा दिया हुआ है। If the 2 kg particle, if the 2 kg particle is shifted towards center of mass, if the 2 kg particle is shifted towards center of mass through a distance 2 meter, through a distance 2 meter, by what distance? By what distance should the second particle be moved? Second particle be moved so that center of mass will remain at same position, at same position. ये 2 kg या 4 kg सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे होगा, ये इस साइड मूव कर रहा है, तो इसको किस साइड मूव करना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास विल रिमेन, है ना, विल रिमेन एट सेम पोजीशन, विल रिमेन एट सेम पोजीशन। तो बेसिकली इसमें चेंज इन पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। तो आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे एक्सीएम, डेल्टा एक्सीएम लिखेंगे, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाय m1 प्लस m2। अब ये चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्वेश्चन में क्या है, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट सेम पोजीशन, इसका मतलब डेल्टा एक्सीएम 0 है, m1 की वैल्यू को 2 मान लेता हूँ, ये राइट वर्ड सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे होगा, इस साइड होगा, राइट। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास जा रहा है, मतलब x डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। कितने से मूव किया, ये डेल्टा x1 कितने से चेंज हुआ, 2 से, प्लस m2 की वैल्यू 4 है, इसको डेल्टा x2 बाय 2 प्लस 4, ये इस साइड आएगा 0 इंटू 6, 0 हो जाएगा, 4 प्लस 4 डेल्टा x2, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, इसको इस साइड लाइए, तो ये 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 डेल्टा x2, तो यहाँ से डेल्टा x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/4 मतलब -1 मीटर। -1 मीटर की क्या मीनिंग है, हेंस डेल्टा x2 इक्वल्स टू 1 मीटर। नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब इस साइड, ये इस साइड आया होगा, 1 मीटर टुवर्ड्स COM, ये आंसर, 1 मीटर टुवर्ड्स COM, राइट आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये 2 kg है और ये 4 kg है। If the 4 kg particle is shifted 4 meter towards right, then by what distance? Should the second particle मतलब 2 kg particle be moved so that the center of mass will shift by 1 meter towards right, नोट कर लीजिए इसको पहले आप। सर हम राइट को पॉजिटिव मान रहे हो, लेफ्ट को नेगेटिव, नो? यस, किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव मानो, आंसर वही आएगा, लास्ट में यही आएगा, 1 Yes, मीटर टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास।
सर ये क्वेश्चन दिखा सकते हैं क्या सेकंड वाला? ये सर ले ले स्क्रीनशॉट, ऊपर दिखा सकते हैं। So please show downward. फाइव मीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, 5 meter away from center of mass. Right answer. Very good. Correct. 4 kg किस साइड शिफ्ट हो रहा है? राइट, उसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, इस साइड जा रहा है पॉजिटिव ले, और सेंटर ऑफ मास भी किस साइड शिफ्ट हुआ है? राइट, वो भी पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ। तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन? डेल्टा एक्ससीएम इज m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाय m1 प्लस m2। ये हो जाएगा 1। m1 डेल्टा x1 हो जाएगा, m1 2 है, डेल्टा x1 की वैल्यू आप डेल्टा x1 ये फाइंड करना है अपने को। ये 4 और ये कितना शिफ्ट हुआ? 4 शिफ्ट हुआ है पॉजिटिव में, 2 + 4, तो ये इस साइड आएगा तो 1 × 6 हो जाएगा। ये 2 डेल्टा x1, ये 16 हो गया है, तो ये 6 - 16 इक्वल्स टू 2 डेल्टा x1 minus 10 equals to 2 delta x1. Therefore delta x1 is minus 10/2 -5 मीटर। राइट, इसका मतलब ये हो गया डेल्टा x1 नेगेटिव आया, मतलब लेफ्ट वर्ड्स, तो ये 5 मीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, अवे फ्रॉम also tell it as left side. व्हाट? You can also call it as towards left. yes away from center of mass, or you can say towards left। यहाँ पे तो towards left ही है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। सर यस सर। सर एक स्मॉल चीज पूछना है सर। बोलो क्या? जो जब हम किसी भी चीज का जो एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, तो वो जो स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स होते हैं, जब अगर हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता। लाइक वो जो स्मॉल स्मॉल, वहीं पे देखो क्या होता है, हर चीज को समझने के लिए उसका बेसिक्स आना इंपॉर्टेंट होता है। जब बेसिक नहीं आएगा ना, तो फिर हमेशा यही प्रॉब्लम आएगा। अब तुम आज से थोड़ी ये पूछ रहे हो, कैलकुलस में पढ़ा है, पता है। हाँ, तो आज से तुम थोड़ी पूछ रहे हो, जब जहां जहां एरिया आ रहा है वहीं से पूछ रहे हो, और फिर भी वही डाउट आ रहा है, तो क्या बोलूं मैं अभी उसमें। ये देखा जाए, ये ऐसा कर्व है, ये y है, ये x है। मुझे अगर ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन दिखता तो डायरेक्टली आप एरिया अंडर कर्व फाइंड कर सकते थे, ट्रायंगल रेक्टेंगल जो भी बन रहा होता। बट इसका फाइंड करना डिफिकल्ट है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या करेंगे, अगर मैं इतने यहाँ से स्ट्रिप ले रहा हूँ, इसका एरिया फाइंड कर लूँ, यहाँ पे स्ट्रिप ले रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, हर स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर लूँ। मुझे यहाँ से सपोज यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए, x = x तक का एरिया चाहिए। राइट, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे अपन? सर क्योंकि हम कोई भी यूनिफॉर्म, हाँ, कोई भी ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल फिगर है नहीं जिसका अपन को फार्मूला पता है। राइट, तो अपन डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। नहीं फाइंड कर सकते तो क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप है, ये कंसिडर किया, ये यहाँ से यहाँ तक कंसिडर किया, हर स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर लो। तो ऐसा लिखना पड़ेगा y dx, ये स्ट्रिप का विड्थ dx और ये डिस्टेंस y dx, और ये इतना स्मॉल है कि आप इसको स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज ये वेरी स्मॉल है ये। अब तुमको क्या लग रहा है कि
समझो। ट्रायंगुलर। हाँ, तुमको क्या लग रहा है कि ये कांस्टेंट अज्यूम कर लिया? कांस्टेंट किसके लिए है? इसकी के लिए कांस्टेंट है ना यार, जैसे जैसे जा रहे हो ये तो चेंज हो रहा है, ऐसा थोड़ी कि ये हमेशा यस कांस्टेंट है। जब आप वैल्यू पुट करोगे y इक्वल्स टू सपोज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, ऐसा अज्यूम कर लो, या कुछ भी फंक्शन है, f ऑफ x का फंक्शन है, ऐसा f ऑफ x है, x के साथ तो ये वैरी कर रहा है ना, जैसे जैसे x वैरी करेगा वैसे वैसे y वैरी करेगा। यस तो क्या किया, इस स्ट्रिप का एरिया ले लिया, एरिया लिया, ये हो गया। अब टोटल एरिया चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रिप का एरिया लेना पड़ेगा, अलग अलग एरिया फाइंड करके सॉल्व करना पड़ेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी डिफिकल्टीज को जो है ना ओवरकम करने के लिए आया है इंटीग्रेशन, इसीलिए क्या आया है, इंटीग्रेशन आया है। तो ज्यादा बेटर क्या है कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, आप हर स्ट्रिप का एरिया मत फाइंड करो, किसी एक का एरिया लिख दो y dx। अब y dx लिख रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ का लिख रहे हैं, किसी ने बोला सर यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे कहीं का लो ना यार, बट y dx लिख दो। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू x, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। यस सर। तो वो जो मैं बोल रहा हूँ, जो हम आपने बोला ना हम उसको स्ट्रेट लाइन मान लेते ऊपर, तो उसकी वजह क्या से आंसर में कोई उसमें तुमको मतलब। क्या प्रॉब्लम है, ये बताओ ना, तुमको क्या प्रॉब्लम है उसमें, सर नहीं, मैं ये पूछ रहा आंसर में मेजर चेंज नहीं आता ना वो छोटा सा पार्ट निगलेक्ट करने अरे से। चेंज आता तो फिर वैसा बताया जाता क्या? कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जीरो चेंज, जीरो। अप्रोक्सीमेशन थोड़ी है ये, अरे भाई साहब लिमिट्स लगा रहे हैं। हाँ हाँ अगर सिर्फ ये फाइंड करता ना मैं y dx, सिर्फ मैं इतना फाइंड करता y dx का एरिया, इसकी वैल्यू सिर्फ मैं फाइंड करता ना, लिमिट नहीं लगाता ना, तब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता, अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। लिमिट लगा रहा हूँ। एवरी स्मॉल ट्राइंगल, एवरी स्मॉल जो भी सेगमेंट है उसके एरिया के जो टॉप पे वो जो एक ट्राइंगल था ना जो बनता है, हम उसको हटा अरे देते मेरे हैं ना। भाई सब कंसिडर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, समझना इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसा आ रहा है, तुमको ये लग रहा है हमेशा सर इसको नेग्लेक्ट, हमेशा कहीं कहाँ निग्लेक्ट कर रहे हैं? अगर हमेशा नेग्लेक्ट करते तो y को कांस्टेंट मान लेते ना यार, उस इंटरवल के लिए ऐसा कांस्टेंट होता है, हमेशा ऐसा कांस्टेंट होता, तो y इक्वल्स टू 1 2 3 जो भी आता वैल्यू आती रहती, वैल्यू पुट करता मैं। नहीं बट नहीं, मैं वाई y बढ़ लिख रहा रहा है, हूँ, वाई बढ़ रहा है फॉर एवरी। समझो उसी को। अरे इंक्रीज होने का मतलब नहीं है यार, जो समझा रहा हूँ उसको समझो। यहाँ पे मान लो y2 है तो मैं डायरेक्ट 2 लिख देता 2dx, यहाँ पे y4 है 4dx लिख देता, यहाँ पे y6 है 6dx लिख देता। बट मैं फंक्शन लिख रहा हूँ ना, फंक्शन लिख रहा हूँ मतलब ये कवर हो रहा है, ये पार्ट आ रहा है उसमें। क्या लिखा जा रहा है, फंक्शन, लिमिट्स लिखी जा रही है, फंक्शन मतलब ये वाला पार्ट कवर होगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है वैसा। वैसा होता तो मैं कांस्टेंट लिख के आंसर कर देता, बट फंक्शन लिखेंगे, इसका कोई भी फंक्शन होगा fx इंटू dx, फंक्शन आएगा, फंक्शन आएगा तो ये पूरा पार्ट कवर होगा। तो बट क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देते हैं ना हम, एंड देन उसी को हम इंटीग्रेट करते हैं। हाँ ये पूरा एरिया। तुमको क्या करना चाहिए, तुमको जेई मेन किसने बोला था जेई मेन में एडमिशन लेने के लिए या एडवांस में लेने के लिए, बताओ पहले। तुमने खुद से लिया है? यस सर। खुद से लिया है तो ये चीजें क्यों नहीं आ रही है तुमको समझ में? सर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने आगे का तुम्हारा पुराने क्या वाला। प्लान है ये बताओ पहले, पहले तुम आगे का कुछ प्लान बताओ, फिर बताऊंगा मैं तुमको क्या करना चाहिए। आगे का प्लान बताओ। सर आगे कॉलेज में जाना है ना। अरे कॉलेज में जाना है, क्या करना है तुमको, इंजीनियरिंग करना है, प्योर साइंस करना है, साइंटिस्ट बनना है, क्या बनना है ये तो इंजीनियरिंग, बताओ। इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग करना है तो जितना कंप्यूटर्स। बता रहा हूँ उसी पे फोकस करो। अगर तुमको साइंटिस्ट बनना है तो फिर बताओ, सच बोल रहा हूँ। ये सब जो तुम ये सब कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये सब कहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, जब तुम कोई रॉकेट साइंस पढ़ रहे होते हो ना, वहां पे ये सब चीज कैलकुलेट की जाती है। क्या, रॉकेट साइंस। इसलिए मैं पूछ रहा था कि तुमने जेई मेन या जेई एडवांस तुम्हें खुद से चूज किया है या फिर किसी ने बोला है। अगर तुम रॉकेट साइंस पढ़ रहे होते ना, तो फिर ये सब चीज जो है ना, एक माइन्यूट सी चीज भी होगी ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा इसको। तो मुझे एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए उसमें, इसलिए मैं बोल रहा था। अच्छा सर, तो मतलब जो वो जो छोटा छोटा ट्राइंगल जो हटाते हैं उसका कोई मतलब ज्यादा मीनिंग नहीं होगा। हेलो। हाँ, तो वही बोल रहा था जो पहले बोल रहा था। क्या करना है कि ये जब y फंक्शन लिखा, f ऑफ x लिखा, मतलब ये पूरा पार्ट कंसिडर होगा, राइट। जब आप एक का फाइंड करते हैं ना तो कंसिडर नहीं होता, बट आप y लिख रहे हो
मतलब पूरा फंक्शन लिख रहे हो तो वो कंसिडर होगा। और आंसर जब भी आएगा, जब भी ऑप्शन में आंसर आएगा, ऐसा ही आंसर रहेगा जैसा तुम इससे फाइंड करोगे, वैसे ही आंसर आएगा। सर इसीलिए टेंशन नहीं लेना है उसका। हाँ बोलो। सर मैं एक बार बोलूं फिर आप बताओगे वो सही है या नहीं, ठीक है? तो सर वो जो ऊपर एक मतलब एक जो सेगमेंट है उसका एरिया निकालते हैं, एक ट्रायंगल आता है, ट्रायंगल हटाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट लेते हैं, y बढ़ जाता है बिकॉज फंक्शन चल रहा है, उसका छोटा वाला ट्रायंगल है, ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स जो होते हैं मतलब हटाते हैं, ज्यादा बिग चेंज आंसर में नहीं आएगा वैसे। हाँ तो ऐसा एज्यूम कर, यस एज्यूम कर कि ये जो Okay. ट्रायंगल आएगा, वो छोटा छोटा ट्रायंगल आएगा, वो ज्यादा चेंज नहीं करेगा, तो आंसर अपना सेम आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर सेम आएगा, वैसे कंसिडर। ठीक है। ओके ओके सर, हम्म। थैंक यू सर। वैसे अभी अभी तुमको जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। जैसा तुम्हारा डाउट्स आ रहा है ना हर केस में, वो तुम्हारा ऐसा डाउट्स है ना कि वो रॉकेट साइंस में वो सब यूज होता है। इसलिए मैं पूछ रहा था कि तुमको जेई मेन करना है, जेई एडवांस करना है, या फिर तुमको साइंटिस्ट बनना है, मतलब इंजीनियरिंग करना है या साइंटिस्ट बनना है, प्योर साइंस लेना है। वो सब होता है जब तुम रॉकेट साइंस, तुमको साइंटिस्ट बनना होता है, तब तुम वो सब एक माइन्यूट माइन्यूट चेंज बहुत मैटर करता है रॉकेट साइंस में, इसलिए। ठीक है, चलो बाय बाय। ओके थैंक यू।